हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शम्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शम्मी पाठशाला। स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कोविड का टाइम है, हमें अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमें हेल्दी खाना है और हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी खाने के साथ साथ हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। और हम हेल्दी कैसे रहेंगे? अगर हम डेली रूटीन में सुबह थोड़ा सा टाइम और शाम को थोड़ा सा टाइम योगा करें, एक्सरसाइज करें, तो हम अपने बॉडी को फिजिकली फिट रख सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट सब लोगों से कि हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर मैं सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में कवर करती तो बहुत लेंदी हो जाता है ये वीडियो। आप लोग भी देखते देखते परेशान हो जाते हैं कि मैडम ने कितना लेंदी वीडियो बना दिया है। तो इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के अंडर ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत जगह पे इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। इनमें से कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी कौन से होते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। कहने का मतलब एक स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के, जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लीजिए कि ये दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो पाथ फॉलो करेगा एक ऑब्जेक्ट, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। कहां से कहां तक? ए से लेके वो बी पे गया। तो मान लो कि डिस्टेंस ट्रेवल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसने कितना किया? 5 किलोमीटर किया। तो ये जो है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है जो कि कितना है? 5 किलोमीटर। तो अब हमको एक बात और ध्यान देनी है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 5 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना लिया था डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में? 5 किलोमीटर। तो 5 जो है वो मेरा एक नंबर वैल्यू है। किलोमीटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कि उसके पास एक नंबर होना चाहिए और उसकी यूनिट होनी चाहिए। यूनिट होनी बहुत जरूरी है। तो एक स्केलर क्वांटिटी जो है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। फिर हम बात करते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मास और वेट दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बात करें मास की, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एक पेन है, इस पेन का एक मास है, कितने ग्राम का है ये? 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मास होती है उसको हम कहते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेरा वेट है, मेरा मास कितना है? आई एम 64। तो मैं बात कर रही हूँ मेरे मास की। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम मास की बात करें तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेट क्या होता है? सपोज जैसे कि आप जब मार्केट में जाते हो सब्जी लेने के लिए, अब तो डिजिटली सब कुछ हो चुका है। आप जब वेट करते हो, जैसे आपने 1 किलो प्याज लिया, तो जब आप 1 किलो प्याज लेते हो तो आप जब उसको वेइंग मशीन में रखते हो तो वो नंबर शो कर देता है, डिजिटल जो मीटर होता है वो नंबर शो कर देता है। पर जब डिजिटल मीटर नहीं थे, जब हम मैनुअली करते थे, या जब गलियों में देखते हो सब्जी वाला आता है, तो वो क्या करता है? उसके पास एक तराजू होता है। वो एक, आपने सपोज कि 1 किलो आलू या 1 किलो प्याज, कुछ भी 1 किलो लिया, तो वो उस क्वांटिटी को, 1 किलो प्याज को एक साइड रख देता है और दूसरे साइड में क्या डालता है? वेट्स डालता है, 1 किलो का, 2 किलो का, डिपेंड करता है कि आपने कितना किलो का सामान लिया है। अगर मैंने 1 किलो प्याज लिया है तो वो 1 किलो की ही भट्टी, छोटी छोटी वेट्स होते हैं, वो डालता है उसके ऊपर। ठीक है। जब आपका दोनों तरफ 1 1 किलो हो जाएगा,
आपका जो तराजू है वो बैलेंस हो जाएगा, तो आपका इक्वल हो जाता है कि चलो 1 किलो प्याज आपका हो गया। तो वेट का मतलब क्या हुआ? वेट का मतलब आप फोर्स दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो, ठीक है। उसकी कुछ डायरेक्शन है, आपने फोर्स कहाँ लगाया है? नीचे की तरफ लगाया है। जब आप वेट डालोगे तो फोर्स कहाँ की तरफ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और वेट की भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, आपने कितने किलो का वेट डाला है उसके ऊपर फोर्स लगाया है। आपने डाला, जैसे 1 किलो प्याज को मेजर करने के लिए आपने 1 किलो का वेट डाला था, ठीक है। तो 1 kg का जो है वेट डाला है और फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेट जो होगा वो हमारा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको आगे बताऊंगी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। अभी के लिए हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मास की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पेन का जो मास है वो है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम जो भी है, और इस लैपटॉप का जो मास है वो वो होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। फिर आता है द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। जब हमको फीवर आता है हमारी बॉडी में तो हम थर्मोमीटर से अपने बॉडी का फीवर नापते हैं। तो वो हमको जो हमको क्वांटिटी आती है, स्केल जो आता है, जैसे सपोज कि अगर मैंने थर्मोमीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर देखा और वो आया 99 डिग्री सेल्सियस, तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मेरा टेम्परेचर आया वो एक स्केलर क्वांटिटी आया। उसने डायरेक्शन तो मुझे बताया नहीं, यहाँ पे तो कहीं डायरेक्शन की बात हुई नहीं। यहाँ तो मैंने मेजर किया मेरे बॉडी का टेम्परेचर 99 आया डिग्री। तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी क्या हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया और साथ में उसकी यूनिट थी डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी क्या हो गया हमारा? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। द टाइम एट विच अ सर्टेन इवेंट हैपन, कोई भी टाइम जहाँ पे कोई भी मतलब एक इवेंट होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि हमें पता है कि सूर्य ग्रहण, जब हम बताते हैं कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, आज शाम को 5 बजे के बाद से 6 बजे के टाइम, 6 बजे के बाद से सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो हमें पता है ना कि इस टाइम पे सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। तो वो जो टाइम होता है, पर्टिकुलर जो टाइम हमने बता दिया, वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी आ गई क्योंकि हमने वहां पे टाइम मेंशन कर दिया है। स्पीड इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि हम कितने तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं, हाउ मच फास्ट वी आर ट्रेवलिंग, हम कितना तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो स्पीड होता है। तो स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? जैसे सपोज कि मैं यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई हूँ, किस स्पीड में? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर स्पीड जो है मैंने, डिस्टेंस जो है मैंने ट्रेवल किया है। तो स्पीड क्या हो गया हमारा? स्केलर क्वांटिटी हो गया। बच्चा पार्टी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी बताया कौन सी होती है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, जैसे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, अगर हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद जो आंसर होता है वो हमारा क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। किसी भी पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि क्या ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे कि हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो मैंने ली है 1 मीटर। लेंथ मतलब उसकी, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 1 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ, वो है 0.5 मीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल के पेरीमीटर की, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? हम चारों साइड्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा। आगे के स्लाइड्स में मैं आपको इसका डायग्राम, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ दिखाऊंगी और ब्रेड दिखाऊंगी और फिर कैसे मैंने उसका पेरीमीटर निकाला है, और पेरीमीटर निकालने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट आंसर आया है वो स्केलर है कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, प्रीवियस स्लाइड में बात कर रहे थे रेक्टेंगल की। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, उसकी ब्रेड कितनी थी? 0.5 मीटर। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैं इसकी पैरामीटर निकालूंगी तो पैरामीटर क्या होता है? इसके चारों साइड्स को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करके क्या आएगा? 1 मीटर प्लस
1 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, मतलब अगर एक लेंथ मेरी 1 मीटर है तो उसके अपोजिट साइड जो लेंथ होगी वो भी 1 मीटर है। और अगर मैंने ब्रेड्थ 0.5 मीटर ली है एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे जो ब्रेड्थ होगी वो भी कितनी होगी, 0.5 मीटर। अगर मैं चारों साइड्स को ऐड कर दूं तो वो क्या आएगा, मेरा पैरामीटर आएगा। तो चारों साइड्स को ऐड करने के बाद मेरा जो पैरीमीटर आया है वो कितना आया है, 3 मीटर। तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आया है मेरा 3 मीटर। 3 क्या बता रहा है, मेरा मैग्नीट्यूड। साथ में क्या है, मीटर। मीटर क्या है, उसकी यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मैग्नीट्यूड को हम डिस्क्राइब करेंगे कि एक नंबर वैल्यू है और उसके साथ में उसकी यूनिट है। मैंने बताया था कि यूनिट होना बहुत ही जरूरी है। तो जो 3 मीटर है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी आ गया। जो पेरीमीटर है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है विथ इट्स यूनिट मीटर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटीज। किसी भी दो स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे ऐड करते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने दो रॉड लिए हैं। आप देख सकते हैं कि एक रॉड 1 से मैंने डिस्क्राइब किया है एक डायग्राम को, और दूसरे साइड पे मैंने रॉड 2 ली हुई है। रॉड 1 की जो लेंथ है जिसको मैंने लिया है L1 वो है 2 मीटर, और उसी रॉड 1 की जो मास है वो कितना है, 3 kg का। दूसरी तरफ जो रॉड 2 है उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर, और उसका जो मास है जिसको मैंने डिनोट किया है M2 के साथ वो है 4 kg। सो L1 M1 जो है वो है मेरा लेंथ ऑफ द रॉड 1 एंड मास ऑफ द रॉड 1, और L2 M2 वो है मेरा लेंथ ऑफ द रॉड 2 एंड मास ऑफ द रॉड 2। तो अगर मेरे से बोला जाए कि दोनों रॉड्स की लेंथ को मुझे ऐड करना है, टोटल लेंथ ऑफ द बोथ द रॉड्स, दोनों रॉड को मिला के जो टोटल लेंथ आएगी मुझे वो निकालना है। तो सिंपल सा है, कोई भी कर देगा, L1 प्लस L2 कर देंगे तो दोनों रॉड की जो टोटल लेंथ है वो आ जाएगी। तो L1 कितना था, 2 मीटर, और L2 कितना था, 3 मीटर। तो 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 5 मीटर। अभी जो 5 मीटर आया है ये क्या है, मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक मैग्नीट्यूड है जो है 5 और उसकी यूनिट है मीटर। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब मेरे से पूछा जाए कि मैं क्या इन दोनों के मास को ऐड कर सकती हूँ, M1 को M2 को, दोनों रॉड्स के मास को क्या मैं ऐड कर सकती हूँ। तो बिल्कुल जी हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। M1 कितना है, 3 kg, M2 कितना है, 4 kg। तो M1 प्लस M2 करेंगे, 3 kg प्लस 4 kg कितना आएगा, 7 kg आएगा। तो 7 kg जो है ये क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड है जिसमें नंबर वैल्यू क्या है, 7 है, और यूनिट कितनी है, kg है। ठीक है। तो हम L1 प्लस L2 भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और हम M1 प्लस M2 भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का जो यूनिट है वो सेम है। L1 प्लस L2 इसलिए किया क्योंकि दोनों ही लेंथ है, और दोनों लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। दोनों मास को हमने M1 M2 को ऐड किया, क्यों, क्योंकि मास को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स में चाहे किलोग्राम्स में, और दोनों की जो यूनिट है वो सेम है, किलोग्राम। अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्या मैं रॉड 1 की लेंथ को रॉड 2 के मास के साथ ऐड कर सकती हूँ, कहने का मतलब क्या मैं L1 को M2 के साथ ऐड कर सकती हूँ। एक रॉड की लेंथ ले लो और दूसरे रॉड की मास ले लो। तो पहले रॉड की लेंथ कितनी है, L1, दूसरे रॉड का मास कितना है, M2। क्या मैं L1 प्लस M2 कर सकती हूँ, या वाइसा वर्सा अगर मैं उल्टा बोलूं कि मैं M1 के साथ L2 को ऐड कर सकती हूँ। M1 क्या है, मास ऑफ रॉड 1, मास 1, M1 को क्या मैं लेंथ ऑफ रॉड 2 ऐड कर सकती हूँ L2 के साथ। सोचो, कर सकते हैं क्या, नहीं, हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि L1 और M2 की बात करें, अगर आप कह रहे हो कि L1 को हमको ऐड करना है M2 के साथ, कैसे कर सकते हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं केजी में, दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब उसका जो यूनिट्स होगा वो सेम होगा। अगर दोनों स्केलर क्वांटिटीज की यूनिट अलग अलग हैं तो हम एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हमने बात की L1 प्लस L2, हाँ जी कर सकते हैं। M1 प्लस M2 बिल्कुल कर सकते हैं। मगर L1 और M2, या हम कहें M1 प्लस L2, वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि
दोनों ही केस में दोनों स्केलर क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो कंडीशन यही है कि हम स्केलर क्वांटिटीज को ऑर्डिनरी नंबर की तरह ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों स्केलर क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं आपको समझ में आ गया हो। मैंने उसको एग्जांपल भी दे दिया, हम उसको कैसे ऐड करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आ गए हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर ने स्केलर से बोला कि आपके पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मेरे पास तो मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। अब मैग्नीट्यूड में हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसके पास एक नंबर होएगा और उसकी यूनिट होएगी। तो वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक नंबर होगा और उसकी यूनिट होगी। मगर साथ में नंबर और यूनिट के साथ साथ हमारे पास क्या है, डायरेक्शन भी है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज well. It obeys the triangle law of addition और equivalently parallelogram law of addition। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटी को भी हम ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम वेक्टर क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हैं। बट उसको ऐड करने के लिए हमारे पास लॉज होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और उसके एग्जांपल्स की। हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आज नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसके लिए पूरा एक वीडियो चाहिए। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होती है। आज के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं बाय द लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और parallelogram law of addition. Now, example of a vector quantities are velocity, displacement, acceleration and force. अब आप मेरे से पूछोगे कि जो स्पीड है वो तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पता है कि स्पीड कौन क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, तो आप इजीली बता पाओगे कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। बट इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्पीड और प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी क्या है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। स्पीड तो मैंने आपको बता दिया कि स्केलर है, वेलोसिटी कैसे वेक्टर है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की। तो स्केलर जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे अलग हुए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे अलग हुए वो भी मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी मेरा वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी मेरा वेक्टर होगा। फोर्स, फोर्स कैसे मेरा वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो वेक्टर क्या होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सपोज कि ये पेन है, इस पेन को मैं फोर्स लगा के मूव कर रही हूं आगे की तरफ। यहाँ पे मैंने इसको फोर्स लगाया किसी न्यूटन से, इसको मैंने जब फोर्स लगाया तो इस फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मान लेते हैं कि मैंने इसको फोर्स लगाया है 1 न्यूटन का। मैं फोर्स लगा रही हूँ, मैं फोर्स लगा रही हूँ तो ये पेन मेरा कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन कहाँ है मेरी, आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने कितना बताया था आपको, 1 न्यूटन का। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया और मैंने क्या बता दिया कि मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रही हूँ। ठीक है, फोर्स लगा के 1 न्यूटन का फोर्स लगा के मैं इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, तो मैंने डायरेक्शन भी बता दी। तो वेक्टर क्वांटिटी वही तो कहता है कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए फोर्स, जब भी हम बात करेंगे फोर्स की तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए आगे के स्लाइड्स में देखते हैं एग्जाम्पल्स। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सारे क्या है, हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शंस भी है। तो अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम कैसे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टाइप करते हैं स्मॉल v बोल्ड में।
जैसे जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो एक बोल्ड का ऑप्शन आता है ना, तो जब आप उस बोल्ड पे क्लिक करते हो तो आपका जो लेटर होता है वो डार्क शेड में आ जाता है। मगर जब हम हाथों से करेंगे तो हम जब वी को कितनी बार बोल्ड करेंगे, कितनी बार पेन से उसको ऐसे 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 करके डार्क करेंगे, पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को बार बार रिपीट ना करें, टाइम वेस्ट ना हो, हम एक एरो बना देते हैं, उस वी के ऊपर एक एरो बना देते हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी को। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि वी के ऊपर हम एक एरो बना देते हैं, वो एरो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो ब्लू रंग की लाइन दिखाई दे रही है ना, तो ये ब्लू रंग की लाइन के टॉप पे आप देखेंगे तो एक तीर जैसा कुछ बनाया हुआ है। जब आप धनुष, जो हम धनुष चलाते हैं वो तीर होता है, कुछ उस तीर टाइप के शेप में हमने ये बनाया है एरो। तो जहां पे तीर बना हुआ है, निशान है, वो होगा हेड, और उसका अपोजिट साइड क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, तो आप हेड को कैसे पहचानोगे, अगर एरो है तो उसके हेड को आप कैसे पहचानोगे, वहां पे एक तीर का निशान बना होगा, और जो उसकी दूसरी साइड होगी जहां पे निशान नहीं बनाया होगा वो हमारा होगा टेल, टेल ऑफ एन एरो। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में हमारा तीर का निशान होगा, हेड होगा, वही जो होगी हमारे वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। तो जो हेड का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा डायरेक्शन होगा उस वेक्टर क्वांटिटी का। अगर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड, तो टेल से लेके हेड तक का जो लेंथ है वो हमारा उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्केलर क्वांटिटी वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी को और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्टिंग्विश करो, डिफरेंशिएट करो, तो ये एक शॉर्ट समरी है जहाँ पे मैंने सारा अब तक का जो पढ़ाया है वो यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है, एक जगह इकट्ठा लिख दिया है। तो स्केलर्स क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर्स का क्या होता है, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब हमने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसके पास एक नंबर होगा और उसका यूनिट होगा। वेक्टर्स की हम बात करें तो वेक्टर्स में जो मैग्नीट्यूड होता है, वो जो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटीज, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, एक नंबर वैल्यू से और एक यूनिट से। तो इसके पास नंबर भी है और एक सुटेबल यूनिट भी है, साथ में इसके पास एक चीज और क्या थी, डायरेक्शन। तो हम बता सकते हैं कि इसके पास एक डायरेक्शन भी है। फिर हम कहेंगे कि जो स्केलर क्वांटिटीज है उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। जो सिंपल हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड करते हैं बाय यूजिंग अरिथमेटिक रूल्स, वैसे ही हम स्केलर क्वांटिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। मगर क्या हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, नहीं, हम वेक्टर क्वांटिटीज को नॉर्मली अरिथमेटिक रूल्स के साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए लॉज होते हैं, ट्रायंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, पॉलीगन लॉ होता है। ट्रायंगल लॉ को मैं आपको एक अगले वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगी कि क्या होता है ट्रायंगल लॉ और हम कैसे ऐड कर सकते हैं दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को। तो एक शॉर्ट समरी है स्केलर क्वांटिटी वर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज की, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपको समझ में, पिछली स्लाइड्स अगर आपको समझ में आ गई है तो ये आप अपने आप भी कर सकते हो। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के और वेक्टर क्वांटिटीज के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन 6 और 7 एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, तो आपके पास ये लिस्ट है, आप इसको पढ़ लेना, आपको एग्जांपल्स जो है स्केलर क्वांटिटीज के भी मिल जाएंगे और वेक्टर क्वांटिटीज के भी मिल जाएंगे। तो कौन कौन से क्वांटिटीज हैं जो स्केलर हैं, डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था, स्पीड मैंने आपको बता दिया था, मास मैंने आपको बता दिया था, एनर्जी, इसके अलावा एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, ये सारी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। फिर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया था कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया था, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, ड्रैग, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैंने आपको इनिशियली में बताया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, क्या है डिफरेंस। तो एक डिफरेंस तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसको विथ डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम कंसिडर किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट के लिए दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, एक कि आपका इनिशियल पोजीशन होना चाहिए और दूसरा फाइनल पोजीशन होना चाहिए। इनिशियल पोजीशन क्या है कि जहां से आप निकलोगे,
और फाइनल पोजीशन जहां आप जाओगे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये दो पोजीशन जो है ये जरूरी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कहता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अलोंग विथ द डायरेक्शन। ठीक है, हम बात करते हैं, कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल जिसमें एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, उसको उसके घर से स्कूल जाना है। तो उसके घर को जो पॉइंट लिया है मैंने ए लिया है, और जो उसका स्कूल है उसको मैंने शो किया है पॉइंट सी से। अब क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो थोड़ा जल्दी उठ गया है, वो जल्दी उठ गया है तो उसके पास बहुत सारा टाइम है। तो वो सोच रहा है कि वो अपने घर से स्कूल के जब निकलेगा तो बीच में एक जूस कॉर्नर पे जाएगा, वहां से वो जूस पिएगा, उसके बाद वो स्कूल जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि वो ए पॉइंट से निकला अपने घर से, इनिशियल पॉइंट क्या हो गया ए, उसने अपने घर को छोड़ा, ए से निकला ए पॉइंट से और निकल के वो कहाँ पे गया, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे क्या है, मेरा जूस कॉर्नर है। उसने बोला था कि वो पहले जूस पिएगा, तो उसने बी पॉइंट पे जाके जूस पिया, उसके बाद वो बी से सी पे गया, सी पे क्या है उसका स्कूल है। सो सी मेरा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया जहां पे मेरे को जाना है, जहां पे उस लड़के को जाना है, सॉरी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन है मेरा होम और फाइनल पोजीशन है मेरा स्कूल। तो उसने कितना डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए बी प्लस बी सी। ए बी मैंने ले लिया है कि उसके घर से जो जूस कॉर्नर की दुकान है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और जूस की दुकान से जो उसका स्कूल है वो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसने ए बी और बी सी दोनों ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। तो ए बी प्लस बी सी करेंगे तो आ गया टोटल 5 किलोमीटर। अब बात की है मैंने डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है मेरी सी, इनिशियल पोजीशन है ए। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं सी को ए से ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा सीधा रास्ता आ जाएगा उस लड़के का स्कूल से लेके घर तक का, और कह सकते हैं उसके घर से लेके स्कूल तक का। ठीक है, अभी तो वो घूम के गया है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, मगर अगर मैं सी को ए से ज्वाइन कर दूं तो ये वो रास्ता आ जाएगा जो सीधे उसको उसके घर से स्कूल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने ए सी ड्रॉ किया है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कैसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये हुई कि ये इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स अलोंग विथ द डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फाइनल पोजीशन से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहा है तो वो जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वो घूम फिर के गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए सबसे छोटा वाला जो रास्ता होगा ना, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। अब हम बात करेंगे कि हम ये जो हमने एसी ड्रॉ किया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये क्या बन गया, ए बी सी आपको एक ट्रायंगल की शेप में दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं ए बी और बी सी, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन डिस्टेंस की बात हुई है। ठीक है, और जब इसने डिस्टेंस से ट्रेवल किया ए बी और बी सी, इसके बीच में बहुत सारी डायरेक्शंस आई होंगी, मल्टीपल डायरेक्शंस आई होंगी, कितने उसने टर्न्स लिए होंगे, कितने उसने कट लिए होंगे। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है मेरा ए बी और बी सी। ठीक है, जो तीसरी साइड है ए सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों साइड्स के अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं ए बी और बी सी की अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रही है, मतलब नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं सी और ए की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, नीचे की तरफ एरो ले लूं सी ए का डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप देखोगे जो लड़का है वो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से घूम के दोबारा ए पे आ जाएगा। तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया ना। मैंने क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अलग अलग होने चाहिए, मतलब
एक जगह जहां से आप छोड़ोगे और दूसरी जगह जहां आपको जाना है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन ले लिया सीए का, नीचे की तरफ ले लिया, तो वो लड़का ए से बी पे, बी से सी पे, सी से दोबारा ए पे आ जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, उसका घर हो जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा। इसलिए जो मैंने डायरेक्शन ली है वो मैंने ऊपर की तरफ ली है। क्यों? ए बी और बी सी सेम डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो सी ए है, ए सी की जो डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, वो मैं लूंगी फ्रॉम ए टू सी, ताकि वो कैंसिल ना हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो मेरा सेम ना हो। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है फ्रॉम होम टू जूस कॉर्नर वो 2 किलोमीटर है, और जूस कॉर्नर से स्कूल 3 किलोमीटर है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 + 3 कर देंगे, 5 किलोमीटर हो गया। अब मुझे पता लगाना है कि ये तो वो लंबा घूम के गया है, इसलिए उसको 5 किलोमीटर लगा। जो उसके घर से लेके स्कूल तक की जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, जो सीधा रास्ता है, वो कितना पड़ेगा। मतलब हमको फाइंड आउट करना है एसी का मैग्नीट्यूड, जो सीधा रास्ता है, छोटा रास्ता है। तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे पता लगाएंगे? आप देख सकते हो कि ये एक राइट हैंड ट्राइंगल है। राइट हैंड ट्राइंगल पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, एसी, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू मेरा परपेंडिकुलर क्या है, बीसी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, एबी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी ले रखी है मैंने, 2, और मैंने बी सी की वैल्यू कितनी ले रखी है, 3। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा √4 + 9, तो ए सी की वैल्यू होगी √13। √13 आप करोगे तो 3.60 किलोमीटर आएगा। तो देखो एसी कितना आ गया मेरा, 3.60 किलोमीटर। मतलब ये वो छोटा रास्ता है जो सीधे उस लड़के को घर से उसके स्कूल पहुंचाएगा। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अलोंग विथ अ डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन मेंशन कर दी है और आपने मैग्नीट्यूड बता दिया है कि इतने किलोमीटर आप इस डायरेक्शन में चलोगे, तो आपका जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो सीधे पहुंच जाएगा अपने फाइनल पॉइंट पे। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कितना आ गया, 3.60 किलोमीटर। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये छोटा डिस्टेंस है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो किससे छोटा होगा, जितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टोटल डिस्टेंस वो घूम फिर के गया है, तो कितना उसने ट्रेवल किया था, 5 किलोमीटर। पर अगर वो सीधे जाता, अपने घर से स्कूल की तरफ जाता, तो उसको डिस्टेंस कितना पड़ेगा, 3.6 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस में एंड डिस्प्लेसमेंट में। जो डिस्टेंस होता है वो आपका पाथ पे डिपेंड करता है, जितना लंबा पाथ होगा उतना ही ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का छोटा डिस्टेंस होता है, मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है अलोंग विथ अ डायरेक्शन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पिछले स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपको उसकी डेफिनेशन चाहिए तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पाथ फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है, उसने कितना पाथ जो है वो ट्रेवल किया, वो होता है हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, वो छोटा डिस्टेंस, वो छोटा रास्ता जो मुझे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे पहुंचाएगा अलोंग विथ अ डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने नोट में लिखा हुआ है, इन केस वेयर द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसके पिछले वाले स्लाइड में, अगर वो बच्चा ए से लेके बी, बी से लेके सी और सी से दोबारा अगर ए पे आ जाता, अगर मैंने सी की डायरेक्शन नीचे की तरफ ले ली होती है एरो, तो इनिशियल पॉइंट भी मेरा बच्चे का घर रहता और फाइनल पोजीशन भी उसका घर रहता, वो घूम फिर के वापस एक ही जगह पे आ जाता। तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, एक ट्रायंगल लिया है मैंने जहाँ पे मैंने ए बी बी सी और सी ए लिया है। ए बी और बी सी
अगर जो डिस्टेंस, अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में मैंने सी ए ले लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो पॉइंट मेरा ए से शुरू हुआ, बी पे आया, सी पे आया, फिर दोबारा सी से कहाँ पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 0। अगर वही मैंने इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ले ली होती, तो क्या होता, जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो ए से बी से पे जाता, बी से सी पे जाता, बट सी से ए पे नहीं जाता। ठीक है, कहाँ जाता वो, ए से सी पे जाता, मतलब डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी, तो उस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 नहीं होगा। अब मैं बात करूं सर्कल की, अगर कोई ऑब्जेक्ट फिगर 2 में आप देखोगे सर्कल लूप को फॉलो कर रहा है, मतलब वो ए पॉइंट से बी पे गया, बी से सी पे गया, और सी से घूम के दोबारा ए पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट क्या था जहां से वो शुरू हुआ था, ए, और फाइनल पॉइंट कहाँ पे था जहां पे वो जाके रुका, वो ए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरा दोनों एक ही हो गया। ठीक है, तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू योर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल और इनिशियल अगर दोनों सेम हो जाएगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, उस केस में 0 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर आ गया है। अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में कि स्पीड और वेलोसिटी को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाए। सपोज कि एक घर में चोरी हुई है, राइट, तो दो केसेस हैं। एक केस में मान लो कि उन चोरों को किसी ने नहीं देखा भागते हुए, ठीक है, अब वो चोर हैं, ऑब्वियसली है कि स्पीड में ही भागेंगे, स्लो तो भागेंगे नहीं, वरना अब वो थोड़ा चाहेंगे कि कोई वो धीरे धीरे वॉक करके जाए क्योंकि उन्होंने चोरी की है, ताकि कोई भी आके उनको पकड़ ले। ऑब्वियसली है कि वो अगर भागेंगे तो फास्ट स्पीड में भागेंगे गाड़ी में बैठ के। ठीक है, बट केस क्या था कि उनको किसी ने नहीं देखा भागते हुए कि वो किस डायरेक्शन में गए हैं, किसी ने देखा ही नहीं कि वो कहाँ भागे हैं, किस डायरेक्शन में गए हैं। बस हमें इतना पता है कि वो चोरी करके भागे हैं और हाई स्पीड में भागे हैं, तो हमें स्पीड का मैग्नीट्यूड पता है, कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। अगर वो फास्ट स्पीड में भाग के गए हैं तो समझ लो कि 80 की स्पीड, 80 की स्पीड में चलाई होगी गाड़ी उन्होंने, या 100 की स्पीड में चलाई होगी। ठीक है, तो हमको स्पीड पता है, उसका मैग्नीट्यूड पता है, मगर हमको उसकी डायरेक्शन नहीं पता, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका यूनिट है, मगर हमारे पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड यहाँ क्या हो गई हमारी, स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे कि दूसरा केस जहां पे किसी ने उन चोरों को भागते हुए देखा है, वो किस डायरेक्शन में गए हैं और किस स्पीड में गए हैं। सपोज कि किसी ने बताया कि मैंने उन चोरों को हाई स्पीड में भागते हुए देखा टुवर्ड्स साउथ, वो साउथ की डायरेक्शन में भागे हैं, बहुत तेजी से भागे हैं, स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो साउथ की डायरेक्शन में गए हैं। या हम कह सकते हैं कि हाँ, मैंने उन चोरों को भागते हुए देखा है, बहुत स्पीड में भागे हैं, कहाँ की तरफ भागे हैं, वो जो मंदिर है या जो भी एक लैंडमार्क लोकेशन, आपके घर के पास कोई एक लैंडमार्क लोकेशन होगा, वो उस डायरेक्शन में भागे हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दी और स्पीड मुझे पता है कि हाई स्पीड में गया है, मैग्नीट्यूड मेरा ज्यादा होगा स्पीड का। तो जहाँ पे स्पीड भी आपको पता है और डायरेक्शन भी पता है, वो चीज क्या हो जाती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपके पास स्पीड है किसी गिवन डायरेक्शन में, अगर किसी आपको कोई डायरेक्शन दे दी गई है, उस डायरेक्शन में आपको स्पीड पता है, तो वो चीज क्या होती है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है स्पीड का और डायरेक्शन भी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो स्पीड है वो क्यों स्केलर है, और वेलोसिटी जो है जो कि स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कोई स्पीड जो होती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और जहाँ पे डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वो हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सो अब इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं।
सो बच्चों, ये जो पूरा वीडियो था इसमें मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, मैंने आपको उनके एग्जांपल्स भी बताए, हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं स्केलर के कंडीशन में और वेक्टर के कंडीशन में। वेक्टर के कंडीशन में मैं आपको बताऊंगी एक अलग से वीडियो लेकर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बट मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं। जैसे आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लेना, आपको पूछा गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ, स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विथ एन एग्जांपल। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आ, ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको समराइज करके छोटा अपने पॉइंट्स में लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर करना। क्योंकि स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि हमें मेथड तो पता रहता है, हमें कंसेप्ट पता रहता है, बट हम सोचते हैं कि हम कितना इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर पाए उस चीज़ों को, ताकि आपको समझ में आए। उसमें मेहनत लगती है, उसमें टाइम लगती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए और अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको समझा पाऊँ। इसके लिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।